सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 है, पार्ट भी 4 है और चैप्टर भी 4 है। आप देख रहे थे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से चेंज एंड द डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी हो रहा था। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। हमने चैप्टर के शुरुआत समय से हमने काफ़ी कुछ पढ़ने की इसमें कोशिश करी थी एंड इन दिस लास्ट पार्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या है। चैनल पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना सर्कुलेशन ऑफ द लेबर के ऊपर फोकस करा गया है। मतलब अगर आपने पास्ट टाइम वाला देखा होगा, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पहले ऐसे होता था कि सरकार ने वैसे तो बॉन्डेड सिस्टम जो बंधुआ मजदूरी होती थी उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया था, लेकिन हमें यह भी पता था कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे इसके ऊपर काम किया गया था। इवन सरकार के टाइम पीरियड पे भी इस पे काम किया गया था, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट लगाया गया था और हम जानबूझ के जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। जमींदारी सिस्टम का मतलब आपको कुछ और तरीके से सोसाइटी में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में ज़मींदारी सिस्टम का मतलब होता था कि ज़मींदार जानबूझ के बंधुआ मजदूरों को या जानबूझ के ऐसी कम्युनिटी को जो लो कास्ट की होती थी उनको अपने खेतों पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते थे। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल बॉन्ड। ओके, जब लगता है कि जैसे कि मान लीजिए किसी गांव के किसी दादा ठाकुर ने किसी एक व्यक्ति के ऊपर एहसान किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो जो व्यक्ति होगा वो दादा ठाकुर को अपना एक, मैं कह सकता हूं, रॉयल्टी बेच चुका है कि ईमानदारी उसके प्रति रहेगी। तो उसके बाद जब उसका बच्चा आएगा तो उसको भी सेम ऐसे ही ईमानदार रहना पड़ता था। शुरुआती समय में हमें ऐसे देखने को मिलता था, लेकिन समय बदला। समय बदलने के बाद जो लेबर का ट्रेडिशनल बॉन्ड था लैंड लॉर्ड्स के प्रति, वो खत्म होने लग गया। लोगों ने कहा कि यार ज़मींदारी जो होती है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, और ज़मींदारी प्रथा धीरे धीरे करके लोग उस पर काम करने लगे और फाइनली ख़त्म होने लग गया। और अब सिर्फ डिमांड ये होने लग गया कि सीजनल बेस्ड लेबर्स की, मजदूरों की डिमांड होगी। सीजनल बेस्ड समझते हैं क्या होता है? ये तो ऑल यू अवेयर अबाउट दिस कि सीजनल बेस्ड क्या होता है। ऑफ कोर्स समाज के अंदर जिस समय पे फसलें पैदा होंगी या काटी जाएंगी या फसल को लगाया जाएगा, चाहे वो खरीफ फसल हो जून से सितंबर के बीच में, राबी फसल हो अक्टूबर से मार्च के बीच में, ज़ैद फसल हो अप्रैल और जून के बीच में, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप कहेंगे कि सीजनल लेबर की ज़रूरत होती थी। ये आपने 1 मिनट और लूँगा आपको इसे समझाने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट वही होता है कि जब सीजन वाइज गांव के अंदर काम होता है, और ऑफ कोर्स जब सीजन का काम नहीं होता है तो इंसान माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है? शहरों की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ लेबर। मतलब श्रमिकों का संचालन कुछ टाइम के लिए गाँव में रहना, फिर जितना काम सीजनल बेस्ड हो गया उसके बाद गाँव के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए शहरों में चले जाना। ऑफकोर्स बीवी बच्चे हैं, पालने तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से समाज में सर्कुलेशन ऑफ लेबर हो रहा था। इसी बिहाफ पे आपने देखा होगा किस तरीके से माइग्रेशन इंडिया के बाहर भी हो जाता था। समझ रहे? तो रूरल सोसाइटी चेंज हो रही है ना, डेवलप हो रही है ना धीरे धीरे करके। ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर कर जाता है और जिसकी वजह से सोसाइटी बदलेगी। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलेशन ऑफ लेबर किस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता था। अब मेन बात ये है कि पंजाब में एक पैटर्न है जो हम सीजनल हिसाब से देखते हैं। 1000 ऑफ वर्कर जो हैं ऑफ कोर्स हायर वेजेस के लिए दूसरी प्लेसेस पे जाते हैं, और इसको जो जो क्या कहते हैं, जैन बर्नमैन करके नाम है, उन्होंने इसको क्या बोला? उन्होंने इसको बोला फुटलेस लेबर। फुटलेस लेबर, इसको फुटलेस लेबर को बोलते हैं क्या कहते हैं, फुटलेस मतलब टुकड़ों में होते हैं ना, घुमक्कड़ मजदूर जो होते हैं, उन्होंने इसको घुमक्कड़ मजदूर का नाम दिया। और उन्होंने बताया कि कैसे होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि पंजाब के अंदर क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर कोई किसान है जो ये कहता है कि यार पंजाब में जितने भी खेत गेहूं के थे, वीट के, गेहूं के खेत थे, उनको काटने के लिए एक व्यक्ति था। अब मैं मिस्टर कौर करके या मिस्टर जसप्रीत मैं नाम रख देता हूँ। जसप्रीत जो था एक मजदूर है, और वो कहता है कि यार पंजाब में काम हो चुका है, मैंने अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करके जितने भी पंजाब की फसलें थी उनको काट दिया है। अब काटने के बाद जसप्रीत क्या करेगा? जसप्रीत कहेगा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं यूपी चला जाता हूँ और यूपी में मेरे ट्रैक्टरों की मांग ज़्यादा होगी, और ऑफ कोर्स इन पर ट्रैक्टर है तो ये ज़्यादा और पैसा कमाने के लिए ये क्या करेंगे, यूपी जैसे साइड में चले जाएंगे और वहाँ की जो फसलें होंगी उनको काटने के लिए कहेंगे हम पे मशीनें बहुत बड़ी है और हम आपकी पूरी की पूरी फसल काट देंगे एक बारी के अंदर। तो इस तरीके से क्या हो गया, हायर वेजेस हो गया। और इसी चीज़ को जैन बर्नमैन ने इसे फुटलेस लेबर के नाम से बोला है। और माइग्रेंट वर्कर जो है ऑफ कोर्स माइग्रेट करेगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से समाज में जो काम हो रहा था, इस तरीके से समाज में काम हो रहा था। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या हुआ कि फुटलेस लेबर का मेन काम देखो यहाँ पे लिखा हो, फुटलेस लेबर कंसिस्ट ऑफ दीज क्या कहते हैं,
proletariats who were pushed out of the agriculture labor market, hence depend on the casual labor. This class of free wages labor, especially after the mid 90s, are called the footless labor. ये वही लोग थे, याद करिए, जब उन्होंने बताया था कि लैंड क्या कहते हैं, जो बंधुआ मजदूरी होती है, जमींदारी प्रथा होती थी, तो ये उनकी जमीनों पे काम करते थे, उनकी जमीनों पे काम करते थे कैसे, जब क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी की तरह। बाद में फिर ये जमींदारी प्रथा जब खत्म होने लगी तो इनको निकाल दिया गया और इनको कैजुअल लेबर बोला जाने लग गया। 1960, 70, 80 के दशक में इनको कैजुअल लेबर बोला जाने लग गया, लेकिन बाद में फिर इनको फुटलेस लेबर के नाम से जे बायरन ने इनको संख्या दी। और इस हिसाब से चाहे वो रिच ले लो, चाहे वो नॉर्मल किसान ले लो, काम धंधे की तलाश में दूसरी प्लेस पे जाते हैं ये लोग। अब तो क्या हुआ कि जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी आती चली गई, तो लोगों ने जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर के लिए ही माइग्रेशन करा, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, मैरिज, आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, हाउस होल्ड के काम के लिए, दूसरी और चीजों के लिए इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने लग गया। और समाज के अंदर प्राइवेट प्रोफेशन वो भी बढ़ने लग गया, कॉलेजेस जो थे वो डेवलप होने लगे, सेमी अर्बन एरियाज डेवलप होने लग गए, क्योंकि एग्रीकल्चर आया तो पैसा आया, पैसा आया तो और टेक्निक आई, टेक्निक आई तो इंसान और डेवलप होता चला गया। और इस हिसाब से रूरल एलाइटीज यानी कि गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि यार अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देंगे वो लोग, मतलब अब अच्छे से अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाने की शुरुआत हो गई। और ये लोग जो उस टाइम पीरियड पे ब्राउन कॉलर जॉब, ठीक है ना, ब्राउन कॉलर जॉब है, याद रखिएगा, एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब, एक होती है ब्लू कॉलर जॉब, एक होती है ब्राउन कॉलर जॉब। तो व्हाइट कॉलर जॉब में तो हम बिजनेस वाले पार्ट आ गए, जो बेचारे एग्रीकल्चर पे काम करते थे उनकी ब्राउन कॉलर जॉब होती थी। जो ब्लू कॉलर जॉब में जो काम करते थे वो क्लर्क होते थे। तो ऐसी प्लेसेस पे काम जो थे वो चेंजेस होते चले गए। अब दौर आया 1990 का। 1990 का जब दौर आया तो ऑफ कोर्स यही जो अर्बनाइजेशन था, जो रूरल प्लेसेस अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट होते जा रहे थे, तो सरकार ने कहा क्यों ना और टेक्नोलॉजी बनाई जाए, क्यों ना और डेवलप किया जाए। तो सरकार ने ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन और क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन और साथ में आपका क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, उसकी शुरुआत कर दी। इससे क्या हुआ, सोसाइटी में बहुत सारी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी समाज के अंदर, उसमें बहुत फर्क पड़ गया। अब ये आपको समझना होगा, मैंने बिल्कुल पास्ट से बताना चालू कर दिया और अभी मैंने इसको प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, क्योंकि ये चीज भी आपकी बुक में दिया हुआ है। अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि एग्रीकल्चर जो है 1980 के बाद इसमें कुछ बदलाव करा जाए। तो मेन था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 1991 में, जिस समय हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे उन्होंने ये रिफॉर्म करा। इनका मेन काम था कि जो इंडियन इकोनॉमिक है ना, उसको और अच्छा बनाया जा सके। मेन मकसद था एम टू मेक इंडियन इकोनॉमिक मोर मार्केट ओरिएंटेड एंड एक्सपेंड द रोल ऑफ द प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि 1990 से पहले टेक्नोलॉजी जो थी वो हम बाहर की कंट्री से ले तो रहे थे, लेकिन अपने आप को डेवलप करने के लिए, और बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में नहीं आई थी, और सारा का सारा कंट्रोल जो था वो सरकारी हाथों में हुआ करता था। लेकिन बाद में जाके 1990 के अंदर लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और साथ में प्राइवेटाइजेशन, इसकी शुरुआत हो गई। तो नई आर्थिक नीतियां बनी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण ही बोलते हैं, और इसको वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे समाज में जो बेचारा किसान वर्ग था, जो डेवलप हो रहा था, प्रोस्पीरियस हो रहा था, उसको तो फायदा हो रहा था, लेकिन ऑफकोर्स जो अभी भी अंडर डेवलप्ड है उनका क्या होगा कालिया। तो ये चीज दिक्कत वाली बात थी। यहां से अब लोगों को समझ में आएगा कि ये बेचारे किसानों के लिए कितनी बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि हर वर्ग समाज का तो ना डेवलप हो पाया, हर कोई नहीं डेवलप हुआ है। लिबराइजेशन में आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ा दिया गया। जो लोग KFC, पिज्जा, बर्गर किंग, चाउमीन, मोमोज नहीं खाते थे, अब वही चीज गांव के अंदर पहुंचने लग गई थी। गांव के अंदर बीकानेर है, गांव के अंदर KFC है, गांव के अंदर बर्गर किंग है। तो ऐसे प्लेसेस पे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो था उसका डेवलपमेंट होने लग गया, और गवर्नमेंट कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लग गया कैपिटल्स के ऊपर, और लेबर और ट्रेड्स होने लग गया। कुछ फायदे तो थे इसके, लेकिन पूरी तरीके से फायदे नहीं कह सकता मैं। इससे ये हुआ कि बाहर की कंपनी जो है, टैरिफ जो था उस पर रिड्यूस हो गया, और जितना भी बाहर की चीजें थी, फॉरेन कंपनीज थी, उनको एक्सेस मिल गया। मतलब और जो MNCs थी, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका एक्सेस हो गया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए कि आपकी कंट्री के अंदर कॉटन पैदा हो रहा है, उस कॉटन से जो भी क्लोथ बन रहा है
वो 1990 से पहले इंडिया में ही बनता था और इंडिया के ही प्रोडक्ट से बनता था, बाहर की कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि बाहर की कंपनी आ गई और आपको टी शर्ट और पैंट जो था वो कूल टी शर्ट और कूल शर्ट जो है वो आपको बेचने लग गई, टी शर्ट पैंट। तो आप क्या मम्मी के हाथों का बना हुआ स्वेटर जो होता है वो पहनना पसंद करेंगे? नहीं, आप आर्टिफिशियल पहनना पसंद करेंगे। आप कहेंगे बाहर की मार्केट का ये स्वेटर बहुत अच्छा है, भले से महंगा है लेकिन दिखने में कूल लगता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है और ये आपने पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। तो एमएनसी ने क्या करा कि जो रूरल सोसाइटी थी उस पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल दिया एमएनसी ने। एमएनसी की वजह से ये हुआ कि जो फ्री मार्केट इंटरनेशनल था वो बहुत तेज़ी से हमारी इंडिया के अंदर आने लग गया और इंडिया के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर बाहर का माल जो था, इंडियन मार्केट के अंदर बाहर का माल बहुत तेज़ी से इंपोर्ट होने लग गया। और इससे ये हुआ कि डायरेक्टली फार्मर्स की लाइफ, जो रूरल सोसाइटी में रहते थे, उनकी लाइफ इम्पैक्ट करने लग गई, है ना। एग्जाम्पल के लिए तो मैं कह सकता हूँ पंजाब और कर्नाटका में कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, जैसे पेप्सिको है। उन्होंने कहा कि तुम कुछ क्रॉप्स उगाओगे, टमाटो और पोटैटो, ये सारी चीज़। अभी है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। इवन जैसे बाहर की कंपनी आई तो ऑफकोर्स बाहर का नया ट्रेडिशन लेके आएगी, नए रूल्स लेके आएगी, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा गया कि फूल, अंगूर, अंजीर, अनार, कपास, तेल से बनी चीज़ें, वो एक अनुबंधित खेती होगी। अनुबंधित खेती क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल किसान कुछ भी उगा रहा है, प्राइवेट कंपनी वाले बंदे इनके पास जाएंगे और ये पहले से एश्योर कर लेंगे इस नॉर्मल किसान से और कहेंगे कि तेरी इतनी बड़ी जगह पे इतनी ज़मीन है और तेरे इसमें इतना प्रोडक्शन हो सकता है, तो जितना प्रोडक्शन होगा तो तेरे को पहले से ही हम पैसे दे देंगे, तो ये तो इतना पैसा ले ले। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये फ़ायदा होगा कि ऑफकोर्स मैं तेरे फसल को और अच्छा बढ़ाने में मदद करूँगा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो सिस्टम मेन था फार्मिंग का, कि वो चाह रहे थे कि एग्रो प्रोसेसिंग जो है वो ट्रेडिशन यूनिट एंटर डील विद द फार्मर्स टू द परचेज ऑफ एंटायर। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये होता था कि जो एमएनसी कंपनी होती थी वो सारा का सारा एक नॉर्मल किसान को मदद करती थी कि किस तरीके से तुम और अच्छा क्या कहते हैं प्रोडक्शन ले सकते हो मिनिमम रिस्क के साथ। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में नॉर्मल किसान को क्या करना पड़ता था? पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइज खरीदना पड़ता है, अपना प्रॉफिट उसका कम हो जाता था और बेचारा कर्जे में डूब जाता था। और बाद में फिर क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी को तो फायदा हो गया और क्या कहते हैं नॉर्मल किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। ये कुछ ना कुछ हद तक ये फार्म बिल की तरह है जो अभी आने वाला था, लेकिन ऑफकोर्स मोदी गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया। तो ये कुछ ऐसा ही था, लेकिन ऑफकोर्स इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा गया, तो हम इसमें सोसाइटी के बारे में नहीं बताएंगे। अब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग धीरे धीरे करके पूरे यूपी, पूरे पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे इलाकों में फैलती चली गई। रूरल सोसाइटी देख रहे हो कैसे ड्रास्टिक चेंज हो रही है। इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे फार्मर जो थे उन्होंने सुसाइड करा। अब सुसाइड करने का मतलब एक ही नहीं है, एक तो लैंड होल्डिंग सिस्टम है। मेन ये था कि जो प्राइवेट कंपनियां होती थी कभी कभार वो लैंड होल्डिंग पॉलिसी कुछ अलग बनाती थी। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न, उसकी वजह से गेहूं नहीं उगा तो कुछ और उगाया तो उसमें फायदा नहीं हुआ। लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बाहर की कंपनियां आ रही है तो इनका खुद का सामान नहीं बिक रहा है। हैवी डिपेंड ऑन हाई कॉस्ट इनपुट। मेन दिक्कत ये हुआ कि अब जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पैसा ज्यादा लगाना पड़ता था, जितना फायदा नहीं हो पाता था। दूसरा, स्टेट जो होता था, राज्य जो होता था, वो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था जो उसे करनी चाहिए, एक नॉर्मल किसान को मदद करना चाहिए। और दूसरा ये कि स्टेट का जो सपोर्ट होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। और जो प्राइवेट जो बेचारे अकेले काम करने वाले किसान थे उन पे बोझ बढ़ता चला जाता था। और दूसरी प्राइवेट कंपनियां जो होती थी वो प्रॉफिट कमाती चली जाती थी। इसलिए कर्नाटका, उसके बाद उत्तर प्रदेश, साथ में बिहार, पंजाब, ऐसी बहुत सारी जगह है कि अगर 2001 से लेके 2022 का डेटा देखोगे तो कई लाखों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या करी है। तो आत्महत्या करने का रीज़न किताब में छोटा सा दिया हुआ रूरल सोसाइटी के बारे में, लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी कितने सालों से बनती आ रही है वो कभी हमने सोची नहीं है। वो तो किताब में बस आपको ऐसा समझाने की कोशिश करी गई है। सो दिस इज हाउ द रूरल सोसाइटी हैपेंड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।